लोअर में नहीं आ रहा है जी भैया, देखिए ना। ये कैसे होगा जी भैया, ये घुस ही नहीं रहा है लोअरवा में। लोअर में ना घुसे लगा, पॉकेटे में रख लें, टूट भी सकता है इसमें। इसी में फंसाइए ना, देखिए फंस जाएगा, थोड़ा इसको ऊपर करके फंस। कब बच गया? हाँ तो उससे क्या दिक्कत, देरी तक पढ़ा दिया जाएगा, क्या चाहिए। रुकिए रुकिए 1 मिनट रुकिए। आ गया। अब ऑन हुआ। हाँ है वो। सही ना। लेट्स स्टार्ट गाइस, आज का क्लास शुरू करते हैं हम लोग। तो हम उस दिन आप लोगों को पढ़ाए थे, फर्स्ट एड पढ़ाए थे। अभी वो कंप्लीट नहीं हुआ था, थोड़ा सा बचा था इसमें। आइए आज देख लेते हैं। उसमें सीपीआर तक हम लोग पढ़े थे। आज सीपीआर से स्टार्ट करते हैं, समझा देंगे आप लोग को। हिंदी इंग्लिश दोनों है, जैसे आप लोग को अच्छा लगे। सीपीआर, सीपीआर क्या होता है हम बताए थे ना आप लोग को। तो सीपीआर यह एक प्रोसेस होता है जिसका इस्तेमाल करके हम किसी व्यक्ति की जान बचा सकते हैं। यह एक तरह का रेस्क्यू सिस्टम भी होता है। ये हिंदी हो गया। इट इज़ अ प्रोसेस दैट यूज्ड फॉर प्रोटेक्ट द लाइफ ऑफ एनी पर्सन। इट इज़ ऑल्सो नोन एज रेस्क्यू सिस्टम, लाइफ सेविंग सिस्टम। इसका मतलब ये हुआ कि इट इज़ अ प्रोसेस, यह एक प्रक्रिया है, विच इज़ यूज टू प्रोटेक्ट द लाइफ ऑफ एनी पर्सन, जिसका प्रयोग हम लोग किसी भी व्यक्ति का जान को बचाने के लिए करते हैं। इट इज़ ऑल्सो नोन एज रेस्क्यू सिस्टम, लाइफ सेविंग सिस्टम। इसको हम लोग रेस्क्यू सिस्टम और लाइफ सेविंग सिस्टम भी कहते हैं। नेक्स्ट, तो सीपीआर में क्या होता है आप लोग को देखिए। पहला स्टेप जो होता है इसका सीपीआर का, ले डाउन द ले ले द विक्टिम ऑन अ फर्म सरफेस ऑन हिज बैक। जो विक्टिम होता है, जिसका एक्सीडेंट हुआ रहता है, उसको ले करना है, मतलब कि जो समतल सरफेस हो उस पे उसको सुलाना है पहले। गिव द 5 और 6 माउथ ब्रेथ, मतलब उसको माउथ टू माउथ ब्रेथ देना है 5 या 6 बार।
गिव सरफेस एंड गिव 6 ब्रेथ। इफ पल्स फेल्ट देन कंटिन्यू माउथ टू माउथ रेस्पिरेशन ओनली। मतलब कि देखिए, जैसे कि अगर कोई विक्टिम है, अगर उसका एक्सीडेंट हो जाता है, तो सबसे पहले तो उसको हम लोगों को किसी समतल सरफेस पे को लिटाना है, मतलब कि जहाँ पे बराबर हो सरफेस, ऊंचा नीचा ना हो। अगर हम लोग वहाँ पे उसको लिटा दिए, तो उसके बाद हम लोगों को क्या करना है कि उसका मुंह में हम लोगों को सांस देना है, मतलब कि उसको माउथ टू माउथ रेस्पिरेशन देना है। तो अगर हम लोग उसको रेस्पिरेशन देते हैं, तो उसका क्या होता है कि हम लोगों को फील होने लगता है कि इसके अंदर सांस है। अगर हम लोगों को पता चल जाएगा कि सांस है या फिर सांस आ जाएगा, तो हम लोग रेस्पिरेशन देते रहेंगे ताकि उसका पूरा तरह से सांस आ जाए, और तब तक रेस्पिरेशन देते रहेंगे जब तक कि वो पूरा तरह से सांस ना लेने लगे, तब तक हम लोगों को देते रहना है। ये नहीं कि रेस्पिरेशन दे रहे हैं और बीच में ही छोड़ दिए, अब देखें कि थोड़ा थोड़ा सांस आने लगा तो छोड़ दिए और डॉक्टर का वेट करने लगे। ऐसे नहीं होगा, ऐसे तो फिर से विक्टिम का प्रॉब्लम हो जाएगा। उसके लिए क्या करना है कि हम लोगों को तब तक माउथ टू माउथ रेस्पिरेशन देते रहना है जब तक कि विक्टिम का पूरा तरह से सांस नहीं आ जाता है। ये चेस्ट कंप्रेशन ऑफ एप्रोप्रिएट रेट एंड डेप्थ, पुश फास्ट, पुश एट द रेट 100 कंपेयर पर मिनट। मतलब कि चेस्ट कंप्रेशन ऑफ एप्रोप्रिएट रेट एंड डेप्थ, मतलब कि अगर उसका हम लोग देखते हैं कि सांस नहीं आ रहा है, तो हम लोग क्या करते हैं कि अगर आ रहा है तब तो ठीक है, आप दे सकते हैं रेस्पिरेशन माउथ टू माउथ, उसका सांस आ जाएगा, उसी से आ जाएगा। लेकिन अगर उसका सांस नहीं आ रहा है, तो उसके लिए हम लोगों को क्या करना है, उसके लिए हम लोगों को क्या करना है कि उसका जो चेस्ट होता है, उस पर अपने हाथ को, जैसे हाथ है ऐसे डायरेक्टली, हाथ ऐसे ऐसे नहीं रख के देना है, मतलब कि उसको चेस्ट पे दबा रहे हैं तो ऐसे नहीं दबाएंगे, हाथ को पहले ऐसे करेंगे और तब उसके चेस्ट पे दबाएंगे, और ऐसा दबाएंगे कि जैसे चेस्ट कंप्रेशन एट अप्रोप्रिएट रेट एंड डेप्थ, पुश फास्ट, पुश एट द रेट एट लीस्ट 100 कंप्रेशन पर मिनट। मतलब कि हर एक मिनट में आप 100 बार उसको दबाएंगे, एक मिनट में 100 बार दबा देना है, और एकदम तेजी से दबाना है कि जिससे उसको सांस आ जाए और वो थोड़ा रिएक्ट करे। थर्ड हो गया, तो फर्स्ट आप लोग समझ गए, ले डाउन द विक्टिम ऑन सरफेस, उसको पहले सुला देना है समतल सरफेस पे। सेकंड हो गया, गिव 5 to 6 माउथ टू माउथ ब्रेथ्स इफ फेल्ट, पल्स फेल्ट देन कंटिन्यू माउथ टू माउथ रेस्पिरेशन वाली। मतलब कि अगर उसका पल्स मिल जाता है, अगर सांस ले रहा है, धीरे धीरे भी सांस लेने लगता है, तो हम लोगों को अगर पता चल जाएगी कि नहीं, अगर हम लोग और भी इसको सांस देंगे तो ये सांस ले सकता है अच्छा से, तो हम लोगों को देते रहना है सांस। और अगर इन द केस हम लोगों को पता चलता है कि नहीं, वो सांस नहीं ले पाता है, थोड़ा सा भी सांस नहीं आ रहा है, आप रेस्पिरेशन दे रहे हैं उसको, माउथ टू माउथ दे रहे हैं, लेकिन फिर भी उसको सांस नहीं आ रहा है, तब हम लोगों को क्या करना है, चेस्ट कंप्रेशन ऑफ अप्रोप्रिएट रेट एंड डेप्थ, पल्स फास्ट, पुश फास्ट, पुश एट अ रेट ऑफ द लास्ट 100 कंप्रेशंस पर मिनट। मतलब कि अगर हम लोगों को पता चलता है कि उसका सांस नहीं आ रहा है, तो हम लोग उसके चेस्ट पे हाथ रख के और उसको दबाएंगे जोर जोर से, और एक मिनट में हम लोगों को 100 बार दबाना है इस रेट से, ताकि उसका सांस आ जाए। ये तो थर्ड हो गया आप लोग का। और फोर्थ क्या होता है, इफ पल्स नॉट फेल्ट देन कंप्रेस चेस्ट 15 to 30 फॉलोड बाय 2 क्विक ब्रेथ्स टिल मेडिकल हेल्प अराइज। मतलब कि 15 से 30 बार आप लोगों को उसको ये देना है चेस्ट के, मतलब कि मान लीजिए, देखिए, एक मिनट में आप दे दिए 100, अगर उसका सांस नहीं आ रहा है, तो ये नहीं कि आप देना छोड़ दें और डॉक्टर का इंतजार करने लगे, आपको कम से कम 15 से 30 बार आप दे सकते हैं। अगर मतलब कि ये नहीं एक बार में 100 बार तो वो आप दे ही रहे हैं, लेकिन अगर आपको पता चलता है कि नहीं आ रहा है सांस, तो उसको 15 से 30 बार आप दे सकते हैं। मेंशन द रेशियो, मेंशन द रेशियो ऑफ 15.2 चाइल्ड एंड इन्फेंट विक्टिम एंड 13/2 ऑफ एडल्ट्स। मतलब कि रेशियो मैनेज करना है कि 15/2, 2 मिनट में 15/2 रेशियो। रेशियो का मतलब क्या होता है कि जैसे आप मेंशन द रेशियो, उसका रेशियो, अगर कोई बच्चा होगा, छोटा बच्चा होगा, तो उसको 15 से 2 के रेशियो में देना है। और अगर 30 से, अगर एडल्ट होगा, कोई बड़ा होगा, तो उसको उसको 30 से 2 के रेशियो में देना है। 15 को लिटाना है स्टेबल सरफेस पे, ये तो हो गया, हम समझा ही दिए, हिंदी है उसका। आप लोग अच्छा से समझ लीजिए इसमें क्या है, आप लोगों को समझ गए हैं या नहीं, आप कमेंट करके बता सकते हैं आप लोग।
आप बता सकते हैं, हम आगे बढ़ेंगे क्योंकि अच्छा से आप लोगों को समझना चाहिए इसमें क्या है क्या नहीं है। आप लोगों को नोट्स भी मिल जाएगा, लेकिन पहले समझना ज़रूरी है। सबसे पहले आप समझ जाइए इसको अच्छा से। ऐसे हम एक बार और रिवाइज़ करा देंगे आप लोग को। गेट हेल्प ऑफ अदर पर्सन्स, ये 4 नंबर भी है। मतलब कि और भी लोगों का जहाँ पर आप कर रहे हैं उसका मतलब फर्स्ट एड दे रहे हैं, तो वहाँ पे अगर और भी लोग हैं तो उनका भी हेल्प लेना है। ये नहीं कि अकेले ही करने लगे। नेक्स्ट, इलेक्ट्रिक शॉक। मतलब कि इलेक्ट्रिक शॉक का मतलब ये होता है कि अगर किसी वर्कर को बिजली का झटका लग जाता है तो हम उस टाइम क्या करेंगे, कौन सा मतलब उसको फर्स्ट एड देंगे कि जिससे कि उसके हालत में थोड़ा सुधार आता है। इलेक्ट्रिक शॉक मतलब क्या होता है, बिजली का झटका लगना। इन इलेक्ट्रिक शॉक द करेंट में पास थ्रू द ब्रीदिंग सेंटर एट द बेस ऑफ द ब्रेन। मतलब कि इलेक्ट्रिक शॉक में क्या होता है कि करंट जो होता है ना, वो आपका ब्रीदिंग सिस्टम से होके जाता है। मान लीजिए आप करंट मान लीजिए जैसे यहाँ पे करंट आ रहा है, मतलब कोई तार है यहाँ पे मान लीजिए, और उसमें अगर करंट आ रहा है, अगर आप इसको छू दिए ऐसे, तो छूइएगा तो आपके हाथ से होते हुए वो हार्ट से होके जाएगा। और आपका ब्रीदिंग सिस्टम कहाँ है, यहीं पे ना होता है सांस लेने वाला सब ब्रीदिंग सिस्टम, जिस सिस्टम से हम लोग सांस लेते हैं। तो क्या होता है कि करंट जो होता है ना, अगर आप छूते हैं बिजली के तार को, तो करंट जो आता है यहाँ से आते आते आपका ब्रीदिंग सिस्टम से होके पार होता है। यहाँ से ब्रीदिंग सिस्टम में आ गया, वहां से पार हो जाएगा, सीधे एकदम पूरा बॉडी में आपका फैल जाता है। सेंटर ब्रेन ऑफ द कॉज द through the breathing center at the base of the brain and cause center to stop sending out the nervous impulses which act upon the muscles responsible for breathing। इसका मतलब क्या होता है, अच्छा से समझिए आप लोग। ये थोड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि फैक्ट्री में किस किस प्रकार का केस आता है वो सब आप लोग जाने रहेंगे, तब तो आप लोग उसको ट्रीटमेंट कर पाएंगे। ऐसा नहीं कि मतलब आप अगर फर्स्ट एड देना जानते हैं तो बस कोई गिर गया, किसी का सर फट गया या फिर कुछ हो गया कि बस उसी का दे सकते हैं। आपको फर्स्ट एड अगर सीखना है देने तो आपको सब चीज़ों का सीखना होगा। ये नहीं कि आपका डैमेज का ही देंगे या फिर फ्रैक्चर का ही देंगे, आपको सारी चीज़ों का देना होगा। अगर कोई पानी में डूब जाता है तो क्या फर्स्ट एड देंगे, किसी को बिजली का झटका लग जाता है तो क्या फर्स्ट एड देंगे, या फिर किसी को फ्रैक्चर हो जाता है तो क्या फर्स्ट एड देंगे। सब चीज़ आपको सीखना पड़ता है कि आप सभी फील्ड के बारे में नॉलेज रखिएगा, तभी तो सबको आप जितना भी वर्कर जैसे भी उसका एक्सीडेंट होगा उसका आप इलाज कीजिएगा या फर्स्ट एड दीजिएगा। इलेक्ट्रिक शॉक देखिए समझते हैं क्या होता है। Electric shock. In electric shock, the current may pass through the breathing center at the base of the brain and cause this center to stop sending out the nervous impulses which act upon the muscles responsible for breathing। मतलब कि देखिए क्या होता है ना कि अगर आपको करंट लगता है तो वो आपके ब्रीदिंग सिस्टम से, मतलब जिस चीज़ से हम लोग सांस लेते हैं, जिस सिस्टम से हम लोग सांस लेते हैं, ब्रीदिंग सिस्टम उसको हम लोग बोलते हैं, वो ब्रीदिंग सिस्टम से होके करंट गुजरता है। और अगर ब्रीदिंग सिस्टम से होके करंट गुजरता है तो क्या होता है, वहाँ पे जैसे कि आपका करंट यहाँ पे गुजर गया तो धीरे धीरे मैसेज कैसे जाता है, दिमाग को मैसेज जाता है हार्ट से जाता है ना, कि यहाँ से मैसेज जाएगा दिमाग में कि ये करना है, ऐसा रिएक्शन देना है, ऐसा होगा। नर्वस इम्पल्स उसको बोलते हैं हम लोग। नर्वस इम्पल्स को हम लोग क्या करते हैं ना कि मतलब क्या होता है ना कि नर्वस इम्पल्स भेजता है हार्ट माइंड को, ये करना है, ऐसे करना है। तो अब क्या हो गया, हार्ट तो ब्लॉक हो गया, आपके हार्ट में तो करंट आ गया, वो तो अब काम कर नहीं रहा है, तो उसका नर्वस इम्पल्स भेजना दिमाग के पास बंद कर देगा। अब दिमाग के पास कोई मैसेज ही नहीं जाएगा कि क्या करना है क्या नहीं करना है, तो आपका दिमाग भी काम करना बंद कर देगा। एक्ट अपॉन द मसल्स रिस्पॉन्सिबल फॉर ब्रीदिंग। विक्टिम्स ऑफ Victims of electric shock of this sort are unconscious, but in then heart beating and blood circulation continue। मतलब victims of electric shock of this sort, मतलब ये कह रहा है कि अगर जो जो विक्टिम होता है इलेक्ट्रिक शॉक का, जिसको इलेक्ट्रिक शॉक लगा होता है, आर अनकॉन्शियस, वो अनकॉन्शियस होते हैं, उनका हार्ट उनके ब्रेन को मैसेज नहीं भेजता है, तो उनको समझ में ही नहीं आ जाता है, अनकॉन्शियस हो जाते हैं, जैसे कि बेहोश हो जाएगा डायरेक्ट, या फिर उसको कुछ समझ ही नहीं आएगा कि हमको क्या करना है क्या नहीं करना है, क्योंकि ब्रेन के पास तो कोई मैसेज जा नहीं रहा है, इम्पल्स तो आपका खत्म हो गया है, इम्पल्स पहुंच नहीं रहा है। तो या तो वो कुछ समझ नहीं पाएगा क्या करना है क्या नहीं करना है, या फिर बेहोश हो जाएगा। अनकॉन्शियस व्हाट हार्ट इज एंड ब्लड सर्कुलेशन कंटिन्यू। लेकिन देखिए ये क्या है, इन हार्ट बीटिंग एंड
अनकॉन्शियस, बट इन देन हार्ट बीटिंग एंड ब्लड सर्कुलेशन कंटिन्यू। देखिए, अगर उसका मतलब ये हो जाता है ना, अगर दिमाग मैसेज नहीं भी दिमाग के पास पहुंच रहा है, इम्पल्स जाना बंद हो गया, उसका हार्ट ब्लॉक हो गया, हार्ट काम नहीं कर रहा है, या फिर दिमाग भी काम नहीं कर रहा है, फिर भी क्या होता है ना कि उसका सांस चलते रहता है, या फिर उसका ब्लड सर्कुलेशन चलते रहता है। तो उसी में वही है कि हम लोगों को फर्स्ट एड देने में मदद करता है। मतलब अगर वो पूरी तरह से मर ही जाएगा तो हम लोग क्या उसको फर्स्ट एड देंगे, लेकिन उसका सांस चलता रहता है, या फिर उसका हार्ट बीट चलते, हार्ट बीट तो नहीं चलेगा, हार्ट बीट तो ब्लॉक हो चुका है, उसका ब्लड सर्कुलेशन चलता रहता है। ये लोग आप समझ गए होंगे। फर्स्ट, द फर्स्ट एड एक्शंस आफ्टर इलेक्ट्रिक शॉक। फर्स्ट एड एक्शंस, फर्स्ट एड एक्शंस मतलब कि जैसे अगर किसी को इलेक्ट्रिक शॉक लगता है तो हम क्या फर्स्ट एड एक्शन लेंगे, उसको क्या फर्स्ट एड देंगे, ये हम लोगों को इस टॉपिक में समझना है। द फर्स्ट एड एक्शंस आफ्टर इलेक्ट्रिक शॉक। फर्स्ट, assure that the person is alive and will regain normal state with your first aid। मतलब अज्यूम कीजिए, मान लीजिए कि जो पर्सन है वो जिंदा है, या फिर उसको ऐसा कीजिए कि पहले देख लीजिए, अगर आप कार्डियक मसाज देके देखेंगे या फिर आप कुछ भी करके देखेंगे तो एज्यूम कर लीजिए कि वो जिंदा है या नहीं पहले। अगर मर ही जाएगा तो उसको फर्स्ट एड देके क्या फायदा। आप लोग एज्यूम कीजिए कि चेक कीजिए जिंदा है नहीं है। अगर थोड़ा-सा भी उसका साँस चल रहा है, तो आपको मान के चलना है कि हाँ, हम फर्स्ट एड देंगे तो ठीक हो जाएगा, और पूरा दिल से फर्स्ट एड देना है। मन लगा के देना है, तभी वो बच पाएगा। अस्यूम दैट द पर्सन इज़ अलाइव एंड विल रीगेन इन नॉर्मल स्टेट विथ योर फर्स्ट एड। मतलब कि एश्योर कर लीजिए कि वो ज़िंदा है, साँस चल रहा है उसका, और आप ये भी मान लीजिए कि हमारे फर्स्ट एड देने से वो ठीक हो जाएगा और नॉर्मल स्टेट में आ जाएगा। जैसा पहले था वैसा वो हो जाएगा। आपको मान के चलना है। ये समझ गए होंगे आप लोग? If breathing is weak or breathing has stopped, try to restore it by artificial respiration and electrical cardiac massage promptly। देखिए, इफ ब्रीदिंग इज वीक, अगर ब्रीदिंग वीक है, अगर उसका सांस बहुत धीरे धीरे चल रहा है लेकिन चल रहा है, सांस चल रहा है लेकिन बहुत धीरे धीरे चल रहा है, तो और स्टॉप्ड, ब्रीदिंग स्टॉप, देखिए स्टॉप मतलब रुक जाना, सांस रुक गया है पूरा तरह से, तो आप लोगों को देखिए क्या करना है। अगर सांस उसका धीरे धीरे चल रहा है ना, तो आप लोगों को उसको क्या देना है, वीक और स्टॉप्ड, ट्राई टू आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन एंड इलेक्ट्रिकल कार्डियक मसाज। अगर उसका सांस चल रहा है, ब्रीदिंग अगर उसका चल रहा है, सांस चल रहा है, धीरे धीरे भी चल रहा है लेकिन चल रहा है, तो आपको उसको क्या देना है, आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन देना है। मतलब उसको मुंह से अपने मुंह में सांस देना है। बताए थे माउथ टू माउथ रेस्पिरेशन, वही देना है। और उसमें भी हम यही बताए थे आप लोगों को कि अगर सांस चलते रहता है तो माउथ टू माउथ दिया जाता है, और अगर सांस चलना रुक जाता है तो हम लोग को सीपीआर दिया जाता है, कार्डियक मसाज दिया जाता है। तो अगर उसका सांस चल रहा है तो आप उसको आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन देंगे, मुंह से अपने उसके मुंह में सांस देंगे ताकि उसका सांस वापस आ जाए। अगर सांस नहीं चल रहा है, ब्रीदिंग हैज स्टॉप्ड, अगर ब्रीदिंग रुक गया है, सांस लेना उसका बंद हो गया है, सांस बिल्कुल चल ही नहीं रहा है, तो क्या करना है, इलेक्ट्रिकल कार्डियक मसाज, इलेक्ट्रिकल कार्डियक मसाज देना होता है। इलेक्ट्रिकल कार्डियक मसाज आप समझते हैं क्या होता है? जैसे वो जो होता है ना डॉक्टर के पास आयरन टाइप का जो होता है, उसको अगर डॉक्टर लोग लगाते हैं तो उससे पेशेंट फटका मारता है तो उठता है, उसका सांस वापस लौटाता है। उसके चेस्ट पे ऐसे दबाते हैं तो वो इलेक्ट्रिकल वाला होता है। अगर एडवर्स सिचुएशन एकदम खराब हो जाए सिचुएशन, तब उसका यूज किया जाता है। लेकिन इलेक्ट्रिक शॉक में तो खराब ही है, तो उसको तो वही देना पड़ेगा। और अगर उसका नहीं भी है, मतलब अभी आपके पास नहीं है, तो आप क्या कर सकते हैं, उसको हाथ से भी दे सकते हैं, लेकिन बहुत जल्दी जल्दी देना होगा, क्योंकि यहाँ पे कंडीशन बहुत क्रिटिकल है वर्कर का। हो गया, आप समझ गए। ब्रीदिंग अगर चल रहा है तो आपको आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन देना है, मुंह से सांस देना है उसको। अगर ब्रीदिंग नहीं चल रहा है तो कार्डियक मसाज देना है उसको, मतलब कि उसके चेस्ट को दबाना है। अब देखिए थर्ड, कीप क्राउड अवे, कीप द एरिया वेल वेंटिलेटेड। कीप क्राउड अवे मतलब, क्राउड मतलब होता है भीड़, ये आप लिख सकते हैं, भीड़, भीड़ हो रहा है, एंड क्राउड अवे एंड कीप क्राउड अवे। तो जो क्राउड होता है वो जहाँ पे वहाँ भीड़ लगा रहता है, मतलब अब कहीं एक्सीडेंट होगा तो भीड़ तो लगेगा ही, लोग वहाँ पे देखने आएंगे ही, जितने सारे वर्कर है सब आ जाएंगे देखने के लिए क्या हुआ भाई, कैसे हुआ भाई। तो आप क्या करेंगे कि भीड़ को पहले वहाँ से हटाएंगे, उस जगह को खाली करेंगे कि ज़्यादा भीड़ नहीं होना चाहिए वहाँ पे, बस वही लोग रहने चाहिए जो फर्स्ट एड दे रहे हैं या फिर
फर्स्ट एड देने में मदद कर रहे हैं। तो सबसे पहले भीड़ को हटाना है एंड एरिया वेल वेंटिलेटेड। वेल वेंटिलेटेड का मतलब हम आप लोगों को समझाए थे। आप लोग कमेंट करते रहिए, अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं। तो वेल वेंटिलेटेड का मतलब हम आप लोगों को बताए थे ना कि चारों तरफ से हवा का आवागमन अच्छा होना चाहिए। तो वही हवा का आवागमन अच्छा कीजिए। अगर भीड़ लगा रहेगा तो कहाँ से हवा आएगा? बीच में आपका विक्टिम सोया है और चारों तरफ से भीड़ लगा है, तो हवा कहाँ से आएगा? उसमें तो हवा आएगा नहीं। तो भीड़ को सब साफ करेंगे, वहां से भीड़ को भगाएंगे, लोगों को वहां से हटाएंगे, तभी तो वहां पे हवा आ पाएगा। ये हम लोगों को करना है। थर्ड में देखिए क्या है, अवॉइड रैपिड मूवमेंट ऑफ पेशेंट, मूवमेंट शुड बी स्लो। मतलब जो पेशेंट है जिसको एक्सीडेंट हुआ है तो उसको रैपिड मूवमेंट नहीं करने देना है। उसको मतलब मान लीजिए वो सोया है, तो अगर उसको घुमाना है आपको तो धीरे से घुमाइए, या फिर ऐसे सोया है तो उसको सीधे भी कर रहा है तो एकदम धीरे से कीजिए, या फिर वो मूवमेंट भी कर रहा है तो एकदम स्लोली धीरे धीरे करना चाहिए। क्योंकि अगर तेजी में आप कर देंगे तो उसको फ्रैक्चर हो जाएगा या फिर कोई प्रॉब्लम हो जाएगा। फ्रैक्चर उसका तो पहले से ही हुआ है, मान लीजिए फ्रैक्चर हुआ है तो उसको और ज़्यादा वो ये हो जाएगा। अगर आप उसको तेजी से करेंगे तो टूट जाएगा पूरा तरह से, अगर क्रैक भी होगा तो टूट जाएगा। इसलिए उसका मूवमेंट जो करना है बहुत स्लोली करना है, धीरे धीरे करना है। हो गया। सेकंड देखिए, लूजन द क्लोथ्स ऑफ द पेशेंट एंड कीप हिम वार्म पार्टिकुलरली इन विंटर। देखिए लूजन द क्लोथ्स, उसका क्लोथ जो है उतार देना है, कपड़ा जो पहना है उसको उतार देना है हम लोगों को, ताकि इससे हम लोगों को थोड़ा हेल्प मिले। अगर गर्मी का दिन है, कपड़ा नहीं उतारेंगे तो ये होगा, गर्मी लगेगा उसको। ऐसे कपड़ा निकाल देंगे तो हवा लगेगा। ऑफ पेशेंट्स एंड कीप हिम वार्म पार्टिकुलरली इन विंटर। और अगर ठंड का दिन है तो उसको वार्म रखना है विंटर में, उसको कपड़ा वपड़ा अच्छा से पहनाए रखना है, स्वेटर वगैरह नहीं, स्वेटर वगैरह नहीं, देखिए स्वेटर आपको उतार देना है, जैकेट उसका उतार देना है। अगर कपड़ा, यही हम आप लोग को कल उस दिन भी बताए थे कि जैसे कोई भी वर्कर है जिसका एक्सीडेंट हुआ है तो उसका आप कपड़ा उतारते हैं ना, तो नॉर्मल उसका क्लॉथ उतार देना है। अगर जैकेट वगैरह पहना है तो जैकेट उतार देना है, या फिर जितना जरूरत हो उतना उतारना है। अब देखिए जैकेट उतार दीजिएगा, क्या फ़ायदा होगा जैकेट उतारने से? क्योंकि आप जब उसको कार्डियक मसाज दीजिएगा तो उसके हर्ट तक तो पहुँचेगा नहीं, सब कपड़ा ही दबेगा। तो जैकेट उतार देंगे तो उसका बॉडी थोड़ा ये हो जाएगा, और कपड़ा रहेगा उस पे, जैकेट रहेगा तो कार्डियक मसाज अच्छा से नहीं दे पाएँगे। तो इसका मतलब यही है कि लूज़न द क्लॉथ्स, उसका कपड़ा उतार देना है गर्मी का दिन हो तो, ताकि उसको हवा लगे। अगर ठंडा का दिन हो तो उसको वार्म रखने का कोशिश करना है, गर्म रखने का कोशिश करना है। तो कपड़ा पहने रहने देना है, या फिर कोई और भी उसका इंतज़ाम कर सकते हैं आप लोग, उसको गर्म रखने के लिए हीटर वगैरह चला सकते हैं, या फिर कुछ भी कर सकते हैं। डोंट गिव वाटर टू ड्रिंक टू एन अनकॉन्शियस पेशेंट। देखिए डोंट गिव वाटर टू ड्रिंक एन अनकॉन्शियस पेशेंट। जो बेहोश है उसको कभी भी पानी नहीं पीने के लिए देना चाहिए। क्योंकि देखिए अब मान लीजिए उसको बिजली का झटका लगा है तो उसके शरीर में इलेक्ट्रिक करंट है ना जी, और आप उसको उसी पे से पानी पिला दीजिएगा। पानी पिला दीजिएगा तो करंट तो और बढ़ जाएगा। आप लोगों को पता है इलेक्ट्रिसिटी का गुड कंडक्टर होता है पानी, पानी में तो पूरा अच्छा से लाइन आ जाता है। तो अगर आप लोग उसको ये कीजिएगा, पानी दीजिएगा, तो वो दिक्कत हो जाएगा और फैल जाएगा करंट, पानी में लाइट आ जाएगा, पूरा जहाँ-जहाँ पानी फैलेगा पूरा बॉडी में करंट फैल जाएगा, उसी टाइम मर जाएगा वो। इसलिए उसको कभी भी पानी नहीं देना है। जो अनकॉन्शियस हो गया है उसको, मतलब गिर गया है, बेहोश हो गया है इलेक्ट्रिक शॉक की वजह से, तो उसको कभी भी पानी नहीं दिया जाता है। नेक्स्ट देखिए, अरेंज मेडिकल हेल्प एट द अर्लीएस्ट। मतलब जल्दी से जल्दी मेडिकल का हेल्प बुलाइए, डॉक्टर्स को बुलाने का प्रयास करिए कि जल्दी से जल्दी डॉक्टर आ जाए। आप उतने टाइम में फर्स्ट एड आप देते रहिए, लेकिन डॉक्टर को भी कॉल कर दीजिए कि डॉक्टर जल्दी से जल्दी पहुंच जाए। एश्योर मेडिकल हेल्प एट द अर्लीस्ट हो गया। एश्योर द पेशेंट दैट ही विल रीगेन इन नॉर्मल स्टेट। ये फर्स्ट में भी था। एश्योर द पेशेंट मतलब पेशेंट को आप मान के चलिए कि वो नॉर्मल स्टेट में आ सकता है, फिर से ठीक हो सकता है। इतना आत्मविश्वास आप रखिएगा तभी ना आप फर्स्ट एड दीजिएगा। अब आपका कॉन्फिडेंस ही लो रहेगा तो आप कैसे फर्स्ट एड दे पाइएगा उसको? तो पहले खुद में कॉन्फिडेंस होना चाहिए, आपको मान के चलना है कि वो फिर से अपना नॉर्मल स्टेट में आ सकता है हमारे फर्स्ट एड को देने की वजह से। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, गेट एम्बुलेंस एंड टेक द पेशेंट टू हॉस्पिटल वाइल कंडक्टिंग आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन एंड मसाज। देखिए मेन ये है, आपको अगर आप मान लीजिए एम्बुलेंस बुला दिए, वहाँ पे एम्बुलेंस आ गया, डॉक्टर को आप कॉल कर दिए थे, आप फर्स्ट एड दे रहे थे तो एम्बुलेंस तो आ गया। उसमें ऐसा नहीं करना है कि आपको एम्बुलेंस में उसको बैठा के और छोड़ देना है कि जाओ भाई इलाज हो जाएगा तुम्हारा, ऐसा कभी नहीं करना है। आपको एम्बुलेंस में बैठना है और उसको रास्ता में कार्डियक मसाज देते रहना हो। अगर उसको माउथ टू माउथ रेस्पिरेशन चाहिए होगा तो उसको माउथ टू माउथ रेस्पिरेशन भी देते हुए जाना है,
और अगर उसको कार्डियक मसाज चाहिए होगा तो उसको कार्डियक मसाज भी देना है, उसके चेस्ट पे प्रेस करना है आपको हाथ से, पूरे रास्ते ऐसे करते हुए जाना है आपको, और हॉस्पिटल में जाएगा तब उसका इलाज शुरू हो जाएगा। समझ गए? नेक्स्ट देखिए क्या है, सेकेंडरी एक्शन। सेकेंडरी एक्शन उसके बाद क्या कर लेना है, सेकेंडरी एक्शन का मतलब क्या समझते हैं आप लोग? मतलब जब विक्टिम चला गया है, हॉस्पिटल में चला गया है, उसका इलाज शुरू हो गया, तो उसके बाद आपको क्या एक्शन लेना है, उसके बाद आपको क्या करना है? नोटिफाई अबाउट द एक्सीडेंट टू द हेड ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। नोटिफाई करना है, आपका जो ऑर्गेनाइजेशन का हेड है, आपके कंपनी का जो हेड है, उसको आपको सबसे पहले बताना है यहाँ पे एक्सीडेंट हो गया है, ऐसा है, वर्कर हॉस्पिटल में है। आपको तो सबसे पहले अपने ऑर्गेनाइजेशन के हेड से कर देना है, जो कंपनी का मालिक है उसको आपको बता देना है। एंड हेड ऑफ सेफ्टी डिपार्टमेंट, जो आपके सेफ्टी डिपार्टमेंट का हेड है उसको भी बता देना है आपको। पॉलिसी एंड इंश्योरेंस कंपनीज एंड रिलेटिव्स ऑफ द पेशेंट। पॉलिसी एंड इंश्योरेंस कंपनी मतलब कि जो इंश्योरेंस कंपनी वाले होते हैं, हेल्थ इंश्योरेंस या फिर जो भी, वो लोग को भी बता देना है आपको। और एंड रिलेटिव ऑफ द पेरेंट्स, पेरेंट्स के रिलेटिव को भी बता देना है, जैसे उसके परिवार को भी बता देना है, जो घर पे उसके जो भी परिवार है उनको आपको कॉल करके बता देना है कि एक्सीडेंट हो गया है। ठीक है, अब देखिए द जनरल रूल्स फॉर ट्रीटमेंट ऑफ फ्रैक्चर्स। फ्रैक्चर्स में अब आ जाइए। अभी हम लोग क्या पढ़ रहे थे, इलेक्ट्रिक शॉक पढ़ रहे थे कि अगर किसी को बिजली का झटका लगता है तो हमें उस टाइम उसको कौन सा ये देना है, किस टाइप का फर्स्ट एड देना है। अब नेक्स्ट आ जाइए आप लोग, फ्रैक्चर। अगर किसी का फ्रैक्चर हो जाता है, जैसे पाँव टूट जाता है, हाथ टूट जाता है, कमर टूट जाता है, या फिर कोई भी प्रकार का उसको फ्रैक्चर होता है, तो उस टाइम हम लोग उसको किस टाइप का फर्स्ट एड देंगे। देखिए जनरल रूल क्या है, फर्स्ट, डोंट अटेम्प्ट टू मूव द कैजुअलिटी अंटिल अ ट्रेंड पर्सन इम्बोलाइज्ड द इंजर्ड पार्ट। डोंट अटेम्प्ट टू मूव, जैसे कि अगर किसी को फ्रैक्चर हो गया है, अगर उसका हाथ टूट गया है या फिर पैर टूट गया, कुछ भी हो गया, अगर मान लीजिए उसका हाथ टूट गया है, तो आपको ये नहीं करना है कि उसका हाथ को हम लोग मूव करें, उसको ये नहीं। अब कुछ कुछ लोग होते हैं कि हाथ को पकड़ के मूव करने लगते हैं, इधर उधर घुमाने लगते हैं कि हम ही फिक्स कर देंगे ऐसा वैसा, या फिर उसके बॉडी को भी आप घुमाने लगते हैं। उसको एकदम नॉर्मल स्टेट में रखना है कि उसका हाथ थोड़ा सा भी हिलना नहीं चाहिए। अगर हिलेगा तो उसको दर्द भी होगा और फिर ज्वाइन करने में भी उसको प्रॉब्लम होगा, इसलिए उसको मूवमेंट नहीं होने देना है। डोंट अटेम्प्ट टू मूव कैजुअलिटी अंटिल अ ट्रेंड पर्सन इम्बोलाइज्ड इंज्योर्ड पार्ट। अंटिल अंटिल अ ट्रेंड पर्सन इम्बोलाइज्ड इंज्योर्ड पार्ट, जब तक कि कोई ट्रेंड आदमी नहीं आ जाता, जब तक कि डॉक्टर नहीं आ जाता उसके हाथ को फिक्स करने के लिए, तब तक उसके हाथ को आपको थोड़ा सा भी हिलने डुलने नहीं देना है, क्योंकि थोड़ा भी हिलेगा तो फिर प्रॉब्लम होगा और उसको दर्द भी होगा। इसलिए आपको फ्रैक्चर में क्या करना है कि ज़्यादा से ज़्यादा ट्राई करना है कि उसका हाथ को हिलने नहीं देना है, या फिर कुछ भी हो, पैर भी टूटा है या फिर कुछ भी, तो उस पार्ट को, जिस पार्ट पे फ्रैक्चर हुआ है, उसको थोड़ा सा भी हिलने नहीं देना है, जब तक कि डॉक्टर आके उसका हाथ का चेकअप ना कर ले तब तक। नेक्स्ट देखिए, ऑलवेज इम्बोलाइज द ज्वाइंट अबोव द ज्वाइंट अबोव एंड द ज्वाइंट बिलो द पॉइंट ऑफ फ्रैक्चर। ऑलवेज इम्बोलाइज द ज्वाइंट अबोव द ज्वाइंट, मतलब कि जो ज्वाइंट है उसका इम्बोलाइज करना है, क्या करना है, उसको जोड़ते, जैसे डॉक्टर आ रहा है तो मतलब आने से पहले उसका, ऐसा नहीं है कि आप छोड़ दिए, हिलने डुलने नहीं दे रहे। तो अगर मान लीजिए कोई कोई केस में होता है कि उसका पूरा टूट गया है, टूट के एकदम लटक गया उसका, कोई क्रैक होता है, कोई ज़्यादा टूट जाता है, तो उसमें आपको क्या करना है, उसको इम्बोलाइज करने का ट्राई करना है, उसको थोड़ा सा मतलब ऐसा कर देना है ना कि वो हिलने का ये ना रहे। अगर ऐसे ही छोड़ दीजिएगा तो इधर उधर थोड़ा तो मूव हो ही जाएगा। उसके लिए उसमें कपड़ा लपेट सकते हैं आप, या फिर कुछ भी लपेट सकते हैं। ऐसा कर देना है कि वो सीधा रहे, एकदम बिल्कुल सीधा रहना चाहिए, हिलना नहीं चाहिए। उसमें कुछ भी आप लगा सकते हैं जिससे कि वो सीधा रह सके। तो उसमें फर्स्ट एड किट में भी आता है कुछ उसमें लगाने के लिए, वो भी आप लगा सकते हैं, उसके हेल्प से भी वो सीधा रहेगा और ज़्यादा मूवमेंट नहीं होगा उसमें। नेक्स्ट देखिए, बिलो द पॉइंट ऑफ फ्रैक्चर, स्टडी एंड सपोर्ट द इंजर्ड पार्ट इफ नेसेसरी विथ रोल्स एंड ब्लैंकेट्स। देखिए रोल्स एंड ब्लैंकेट्स आ गया ना, उसका जो इंजर्ड पार्ट है, मतलब हाथ उसका जैसे टूटा है तो उसको कपड़ा बोले थे हम, तो वैसे ही कपड़ा अगर हो तो कपड़ा, या फिर ब्लैंकेट, चादर भी हो छोटा मोटा, क्योंकि जितना मोटा रहेगा उतना अच्छा रहेगा। अगर आप कपड़ा लपेट देंगे तो वो तो पतला रहेगा, तो उसमें तो हिल ही जाएगा। अगर कोई मोटा ब्लैंकेट होता है आपके पास, मोटा चादर होता है या फिर कुछ भी होता है, तो उसको उसके हाथ में लपेट देना है ताकि उसका हाथ मूवमेंट ना करे, हिले नहीं। ट्रीट इंजोर ब्लीडिंग इफ एन ट्रीट एक्सटर्नल ब्लीडिंग इफ एनी।
एक्सटर्नल ब्लीडिंग मतलब उसको अंदर से कहीं सांस ये हो रहा है, ब्लीडिंग हो रहा है, उसका खून गिर रहा है, तो उसका भी आपको फर्स्ट एड दे देना है उस टाइम पे, ताकि कुछ कंट्रोल हो जाए। नेक्स्ट देखिए, ये टॉपिक आपका बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ये। इसका नाम है क्या? ड्राइंग। ड्राइंग का मतलब क्या होता है? ड्राइंग 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 का मतलब तो आप लोग समझते होंगे कि बनाने वाला ड्राइंग होता है, जो आर्ट हम लोग बनाते हैं पेपर पेज पे। यहाँ वो ड्राइंग नहीं है। यहाँ ड्राइंग का मतलब होता है डूबना। अगर कोई व्यक्ति नदी वगैरह में डूब जाता है तो उसका वही उसी को हम लोग ड्राइंग बोलते हैं। अगर कोई डूब जाता है उसका क्या इलाज करेंगे हम लोग, क्या उपचार देंगे, फर्स्ट एड कैसे देंगे, उसी के बारे में इस टॉपिक में हमको पढ़ना है। If drawing the mechanism responsible for failure of the breathing is slightly, air doesn't get into the lungs because the windpipe is blocked with the water। देखिए क्या होता है ना, अगर कोई पानी में डूब जाता है तो क्या होता है। अच्छा पहले पूरा आपको लोगों को समझा देते हैं ऐसे। If drawing the mechanism responsible for failure of the breathing is slightly, air doesn't get in the lungs because the windpipe is blocked। मतलब कि अगर कोई लोग पानी में डूबता है तो वो रिस्पॉन्सिबल ऑफ फेल्यूर ऑफ ब्रीदिंग सिस्टम, मतलब कि उसका ब्रीदिंग सिस्टम का जो होता है ब्रीदिंग सिस्टम फेल कर जाता है, वो सांस नहीं ले पाता है। इज स्लाइटली, एयर डजंट गेट इनटू द लंग्स, उसके लंग्स में, उसके फेफड़े में हवा नहीं जा पाता है। बिकॉज द विंड पाइप इज ब्लॉक्ड विथ वाटर, क्योंकि उसका जो विंड पाइप होता है वो पानी से ब्लॉक होता है, उसमें पानी भर जाता है, इसलिए उसमें हवा नहीं जा पाता है, इसके वजह से उसको अनकॉन्शियस हो जाता है। ब्लॉक्ड विथ वाटर। Occasionally, a contraction of throat occurs which may persist. The respiratory cells in the brain become paralyzed through the lack of oxygen and accumulated of carbon dioxide। मतलब कि ब्रेन अनकॉन्शियस हो जाता है किस वजह से, क्योंकि उसमें ऑक्सीजन नहीं जा पा ऑक्सीजन नहीं जा पाता है, या फिर वो पैरालाइज्ड हो जाता है। ऐसा हो जाता है कि उसका ब्रेन बिल्कुल पैरालाइज हो गया, उसको कोई इम्पल्सेस ही नहीं मिल रहा है कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन के कमी से, ऐसा होता है। इमीडिएट आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन इज इंडिकेटेड, जो आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन उसको हम लोगों को देना है माउथ टू माउथ रेस्पिरेशन। एंड इट इज इंपॉर्टेंट टू सी दैट द माउथ टू माउथ इज क्लियर एंड द टंग फॉरवर्ड। दिस कैन बी डन क्विकली इन इंसर्टिंग अ फिंगर एंड माउथ ऑफ रिमूविंग डॉट्स इफ प्रेसिस्ट। हम तो ये आप लोगों को बताए थे कि अगर कोई उसके गर्दन में कुछ फंसा रहता है तो हम लोगों को ट्राई करना है कि वो उल्टी कर दे, तो उसका अंदर का सारा वेस्ट मटेरियल निकल आता है, तब वो होता है कि आपका सही हो जाता है। अब हम उसको आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन दे सकते हैं। तो देखिए अब समझाते हैं ड्राइंग क्या होता है। ड्राइंग में ऐसा होता है कि जैसे मान लीजिए कोई आदमी है या फिर कोई वर्कर है, काम कर रहा है, अगर पानी में डूब गया, पानी में डूब गया, बिल्कुल अनकॉन्शियस हो गया, तो उसको क्या करेंगे हम, सबसे पहले बाहर अगर निकाला जाता है उसको, तो हम लोग देखते हैं ना कि उसमें कोई मूवमेंट ही नहीं होता, एकदम बेहोश हो जाता है। तो उसका प्रॉब्लम क्या होता है कि जैसे उसके जो ये होता है ना, विंड पाइप होता है जिसमें से हम लोग सांस लेते हैं। हम लोगों का बॉडी में एक विंड पाइप होता है, जिस पाइप में हवा जाता है, ऑक्सीजन जाता है, तो उसी पाइप की वजह से हम लोग सांस लेते हैं, ऑक्सीजन जाते रहता है तो सांस हम लोग लेते रहते हैं। तो फिर क्या होता है ना कि उसका जो विंड पाइप होता है वो ब्लॉक हो जाता है वाटर से। तो अगर पानी में आप डूब गए तो सांस तो उसमें मिल नहीं रहा है आपको, ऑक्सीजन तो उसमें आपको मिल नहीं रहा है, तो आप तो सांस की जगह पे आप तो पानी ही ले रहे हैं। तो वो विंड पाइप जिसमें हवा पास करता है, जिसमें हवा जाता है, ऑक्सीजन जाता है, और उस विंड पाइप के मदद से हम लोग सांस लेते हैं, तो उसी विंड पाइप में ऑक्सीजन के जगह पे पानी भर जाता है। तो अगर पानी भर जाएगा तो उसमें ऑक्सीजन तो आ नहीं पाएगा, तो फिर आप कैसे सांस लीजिएगा, सांस आप ले नहीं पाएंगे। तो वही क्या होता है, लंग्स बिकम द ब्लॉक्ड एंड वाटर, ब्लॉक्ड विथ वाटर, पानी से ब्लॉक हो जाता है जो आपका ये होता है लंग्स होता है, या फिर जो विंड पाइप होता है। अगर विंड पाइप पानी से ब्लॉक हो गया तो लंग्स भी तो पानी से ब्लॉक हो जाएगा। विंड पाइप में मतलब विंड पाइप आप इजीली समझ लीजिए ना कि ये एक ऐसा पाइप होता है जिसके मदद से हम लोग सांस लेते हैं, जिस पाइप के द्वारा हमारे बॉडी में सांस आता जाता है, हवा उसमें जाता है या फिर ये ऑक्सीजन उसमें जाता है, तो हम लोग उस पाइप से सांस लेते हैं। मतलब कि ऑक्सीजन का सप्लाई करने का, ट्रांसपोर्ट करने का काम वो विंड पाइप करता है। तो अगर वो ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करते हैं, उसमें पानी भर जाएगा, तो उसमें पानी अगर पहले से ही भरा हुआ है तो उसमें ऑक्सीजन कैसे जा पाएगा, ऑक्सीजन जा नहीं पाएगा, वो सांस नहीं ले पाएगा पानी भरने की वजह से। तो इसी के वजह से वो अनकॉन्शियस हो जाता है, मतलब कि बेहोश हो जाता है।
Occasionally, a contraction of throats occurs which may persist. The respiratory cells in the brain become paralyzed through the lack of oxygen and accumulates carbon dioxide. मतलब कि जो रेस्पिरेटरी सेल होता है हमारे ब्रेन का जो रेस्पिरेटरी सेल होता है जो कि हमें सांस लेने में मदद करता है, वो पैरालाइज हो जाता है क्योंकि उसको ऑक्सीजन मिलता नहीं है, तो वो पैरालाइज हो जाएगा तो फिर सांस नहीं ले पाएगा। तो फिर पैरालाइज होता है तो हम लोग क्या करते हैं उसको, कार्बन इमीडिएटली आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन इज इंडिकेटेड, मतलब हमको जल्दी से जल्दी उसको आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन देना है, मतलब कि उसको माउथ टू माउथ रेस्पिरेशन देना है, हमको उसके मुंह में सांस देना है जल्दी से जल्दी। इट इज इम्पोर्टेंट टू सी डेट माउथ इज क्लियर एंड द टंग फॉरवर्ड। हम लोगों को सबसे ज़्यादा जरूरी है देखना कि उसका जो अंदर का ये है थ्रोट है, उसका गला एकदम क्लियर है, उसमें कोई भी प्रकार का डस्ट मटेरियल नहीं फंसा हुआ है, क्योंकि अगर उसमें मान लीजिए कोई डस्ट फंसा रहेगा और आप उसको रेस्पिरेशन देने लगेंगे, अगर उसके मुंह में आप फूकेंगे तो वो तो डस्ट अंदर चला जाएगा, जो भी गंदगी उसके गले में फंसा हुआ है वो तो अंदर पेट में चला जाएगा, और पेट में जाएगा तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगा उसको। तो उसके लिए हमको क्या करना है, इट इज इम्पोर्टेंट and quickly tongue and forward. This can be done quickly by inserting a finger in the mouth and removing every finger. Inserting a finger मतलब कि in the mouth, उसके मुंह में हमको उंगली डालना है, ताकि अगर कोई भी देखते होंगे आप लोग कि किसी के मुंह में उंगली डालिएगा तो वो उल्टी कर देगा, उसके मुंह में हमको उंगली डालना है, या फिर कोई भी दूसरा भी इंतजाम कर सकते हैं आप लोग जिससे कि वो उल्टी कर दे, तो उसको उल्टी करवा दीजिएगा तो उसका निकल जाएगा, जितना भी अंदर का डस्ट पार्टिकल फंसा रहेगा तो वो उल्टी करेगा तो खुद निकल जाएगा, तो फिर आप उसको रेस्पिरेशन दे सकते हैं। हो गया, समझ गए। गैस पॉइजनिंग नेक्स्ट टॉपिक है। तो हम लोग अभी 5 मिनट का ब्रेक लेते हैं, उसके बाद हम फिर से स्टार्ट करेंगे। चलिए तो अभी स्टार्ट करते हैं। क्या पढ़ना था, गैस पॉइजनिंग। गैस पॉइजनिंग का मतलब समझते हैं आप लोग क्या होता है। गैस पॉइजनिंग का मतलब होता है कि जैसे कोई भी हार्मफुल गैस होता है जिसको हम लोग अपने बॉडी में इनहेल कर लेते हैं, अपने सांसों के द्वारा बॉडी में चला जाता है, हम लोग सूंघ लेते हैं कोई भी गैस, तो हमारे बॉडी में जो प्रॉब्लम होता है उसके वजह से तो हम लोग गैस पॉइजनिंग बोलते हैं। देखिए ये क्या होता है, इन गैस पॉइजनिंग मैकेनिज्म responsible for the failure of breathing is different here. कार्बन मोनोऑक्साइड यूजुअली रिस्पॉन्सिबल, मतलब कार्बन मोनोऑक्साइड एक गैस होता है जो कि बहुत हार्मफुल होता है। अगर हम लोग उस गैस को इनहेल कर लेते हैं, अपने सांसों के द्वारा अपने बॉडी में ले लेते हैं, तो उससे क्या होता है, मतलब यही गैस पॉइजनिंग का कारण बनता है। यूजुअली रिस्पॉन्सिबल, breathed into the lungs and picked up rapidly by the blood stream. ये क्या होता है, लंग्स में हमारा हो जाता है, लंग्स में चला जाता है और ब्लड स्ट्रीम पूरा खून में मिक्स हो जाता है। अगर हम लोग कोई भी हार्मफुल गैस इनहेल करते हैं तो वो सबसे पहले हमारे लंग्स में जाएगा, तो लंग्स तो ऐसे ही फेलुअर हो गया, लंग्स फेल मार दिया, और
लंग्स से जाते जाते पूरा बॉडी में जितना भी हमारा ब्लड होता है उस ब्लड में मिक्स हो जाता है, बिल्कुल घुल जाता है। तो अगर उसमें गैस मिक्स हो गया rapidly by the blood stream, it happens in the same way but much more rapidly than oxygen is carried। मतलब कि देखिए अगर सेम वे ऐसे ही मतलब इसी प्रकार से पूरा हमारे ब्लड में हो जाता है और ऑक्सीजन इज कैरिड। ऑक्सीजन देखिए मान लीजिए अगर हम लोग का ये हो गया, गैस आ गया अंदर में, ब्लड में मिक्स हो गया या फिर हमारे लंग्स को फेलियर कर दिया, तो अब हम ऑक्सीजन तो ले नहीं सकते हैं। बाहर से कैसे ऑक्सीजन लीजिएगा आप, सांस तो आप ले नहीं पाते हैं, ठीक है। ऑक्सीजन हम लोग ले नहीं सकते हैं, तो हम लोग सांस तो ले नहीं पाएंगे। उसके लिए देखिए क्या होता है, इट हैपेंस इन सेम वे मच मोर देन रैपिडली देन ऑक्सीजन इज कैरीड, दिस रेस्पिरेटरी सेल्स इन द ब्रेन बिकम पैरालाइज। जो रेस्पिरेटरी सेल्स होते हैं हमारे ब्रेन में वो पैरालाइज हो जाते हैं। रेस्पिरेटरी सेल हम पहले वाले टॉपिक में भी बताएं कि ब्रेन में जो रेस्पिरेटरी सेल होते हैं जिसके मदद से हम लोग सांस लेते हैं, तो वो पैरालाइज हो जाता है। इसके वजह से वो पैरालाइज हो जाता है, उसको वो काम करने के लायक नहीं रहता है, जिससे कि हमारा बॉडी सांस लेने में असमर्थ रहता है। बिकॉज ऑफ द लैक ऑफ ऑक्सीजन एंड ऑल्सो बिकॉज ऑफ द डेडिंग इफेक्ट ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड। मतलब कि देखिए ऑक्सीजन का कमी से और कार्बन मोनोऑक्साइड गैस जो हम लोग इनहेल किए हैं उसके वजह से हम लोगों का जो प्रॉब्लम होता है, हम लोगों को जो ये होता है पॉइजनिंग हो जाता है, उसके वजह से हमारे ये हो जाता है बॉडी में पॉइजनिंग हो जाता है और हमको प्रॉब्लम होता है कि हम लोग अनकॉन्शियस हो जाते हैं, दिमाग काम करना बंद कर देता है या फिर हम लोग बेहोश हो जाते हैं। सांस चल भी सकता है, सांस नहीं भी चल सकता है। ये भी होता है कि अगर ज़्यादा हार्मफुल गैस रहेगा आप डायरेक्ट मर जाइएगा, उसी टाइम मर जाइएगा। मतलब गैस तो बहुत हार्मफुल है। आप 2 सेकंड में, 4 सेकंड में, 10 सेकंड में मर जाते हैं, ऐसा ऐसा गैस है। कार्बन मोनोऑक्साइड भी उसी में से आता है। एंड सिचुएशन वेयर इट इज फेल्ड दैट द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन इनहेलर इज डिजायरेबल। अगर ऑक्सीजन लगाने का हम लोगों को ज़रूरत पड़ जाता है तो ऑक्सीजन भी लगा सकते हैं। जैसे कि अगर उसको ऑक्सीजन नहीं मिल रहा है तो उसको ऑक्सीजन तो देना होगा ना, तो उसके लिए हम लोगों को ऑक्सीजन सिलेंडर लगाना होगा उसको, ताकि उसको ऑक्सीजन मिल सके, तभी तो वो ठीक रहेगा डॉक्टर के आते आते तक। तो देखिए इजीली इसमें क्या है ना, कि जैसे गैस पॉइजनिंग का मतलब ये है कि जैसे कोई गैस होता है जो कि हम लोग इनहेल कर लेते हैं, जो हार्मफुल होता है, हमारे बॉडी को नुकसान पहुंचाता है, अगर उस गैस को हम लोग इनहेल कर लेते हैं, अपने सांसों के द्वारा अपने बॉडी में ले लेते हैं, तो हमारा बॉडी में वो बहुत गलत इफेक्ट डालता है और उसके वजह से या तो आपका दिमाग काम करना बंद कर देगा, आप एकदम अनकॉन्शियस हो जाइएगा, आपको समझ में ही नहीं आएगा कि क्या करें क्या ना करें, या तो आप बेहोश हो जाइएगा या फिर आपका मृत्यु भी हो सकता है वैसे टाइम में। तो यही होता है गैस पॉइजनिंग में। और उसका कारण क्या होता है कि जो गैस होता है वो आपके सबसे पहले आप इनहेल कीजिएगा तो नाक से इनहेल कीजिएगा, नाक से होते हुए वो लंग्स में आएगा, फेफड़ा में आएगा आपका, तो फेफड़ा में आएगा तो फेफड़ा तो ऐसे फेल हो जाएगा और धीरे धीरे पूरा खून में भी मिक्स हो जाता है, तो पूरा आपके बॉडी में समझ लीजिए कि वो गैस रन करने लगता है, तो गैस पॉइजनिंग हो जाता है। और इसका ट्रीटमेंट के लिए हम लोग क्या करते हैं इसमें हम बता दिए, जो पॉइजनिंग विद सेम वेयर फेल्ट दैट द एडमिनिस्ट्रेशन ऑक्सीजन विल इनहेलर इज डिजायरेबल। तो देखिए अगर गैस पॉइजनिंग हो गया उसको तो सबसे ज़्यादा तो उस टाइम में क्या ज़रूरत रहेगा, ऑक्सीजन का, क्योंकि ऑक्सीजन नहीं रहेगा तो आप कैसे सांस दीजिएगा। और इसमें आप ये भी नहीं कर सकते हैं कि आप आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन दे दिए उसको, क्योंकि अगर आप उसको मुंह से सांस दे रहे हैं तो उसके अंदर तो गैस है, फिर आपको भी प्रॉब्लम होगा, सांस आपके वो उसका अंदर का जो सांस है वो आप में भी आ सकता है, फिर आप भी ये हो जाइएगा प्रोटेक्ट, उससे इन्फेक्टेड हो जाइएगा। इसलिए हम आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन नहीं दे सकते उसको, तो उस टाइम हम लोग क्या करेंगे कि डायरेक्ट उसको हम लोग ये दे देते हैं, ऑक्सीजन सिलेंडर लगा देते हैं, जिसके वजह से उसके बॉडी में ऑक्सीजन जाने लगता है। नेक्स्ट देखते हैं क्या है, ट्रांसपोर्टिंग द विक्टिम। ट्रांसपोर्ट कैसे करेंगे विक्टिम को, यहाँ से वहाँ दूसरे जगह पर कैसे ले जाते हैं हम लोग। मूविंग अ सीरियसली इंजर्ड पर्सन टू अ मेडिकल फैसिलिटी रिक्वायर्स ग्रेट केयर। मतलब कि सबसे पहले जो होता है कि मूव कीजिए उसको जितना जल्दी से जल्दी हो सके, आप स्ट्रेचर के मदद से या फिर कैसे भी उसको उठा करके या फिर व्हील चेयर के मदद से आप उसको वो कीजिए, हॉस्पिटल ले जाइए पहले जल्दी से जल्दी। कॉल एन एम्बुलेंस, अगर संभव हो तो आप एम्बुलेंस को भी बुला सकते हैं। एम्बुलेंस अगर जल्दी उतना आ सकता है, अगर पास में हॉस्पिटल है तो आप एम्बुलेंस को भी बुला सकते हैं और डायरेक्टली एम्बुलेंस में बैठ के भी जा सकते हैं। उस सिचुएशन पे डिपेंड करता है कैसा सिचुएशन है उस टाइम। नेक्स्ट आइए,
ट्रूली एग्जामिन द विक्टिम टू डिटरमाइन द फुल एक्सटेंट ऑफ द इंजरी, मतलब कि एग्जामिन कीजिए विक्टिम, डिटरमाइन द फुल एक्सट्रीम एक्सटेंट ऑफ द इंजरी, उसको एग्जामिन करना है कि उसको कितना चोट लगा है, वो होश में आ सकता है कि नहीं आ सकता है, फिर से नॉर्मल स्टेट में आ सकता है कि नहीं आ सकता है। वो पहले वाला जो बताए थे कि आपको एज्यूम कर लेना है कि नहीं वो हमारे फर्स्ट एड देने से वो नॉर्मल स्टेट में आ सकता है, और उसको उसी तरीके से फर्स्ट एड देना है। ट्रूली एग्जामिन, और उसको एग्जामिन भी कर लेना है। एग्जामिन का मतलब क्या होता है, का जांच कर लेना है कि उसको कितना चोट लगा है, कितना वो चोट लगा है नहीं, मतलब कितना उसको गैस को इनहेल किया है और उसका बॉडी किस स्थिति में है, सांस आ रहा है कि नहीं आ रहा है, या फिर पूरा सांस रुक ही गया है, या धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा सांस आ रहा है, तब आपको एग्जामिन कर लेना है। ऑल ब्लीडिंग शुड बी अंडर कंट्रोल एंड ब्रीदिंग शुड बी सेटिस्फैक्ट्री। ऑल ब्लीडिंग शुड बी अंडर कंट्रोल, जो उसको जब गैस जाएगा अंदर तो वो ब्लीडिंग भी होगा, उसको ब्लीडिंग भी होता है, जैसे कि मुंह से खून आने लगेगा, या फिर कोई प्रॉब्लम हो जाएगा कि उसका अंदर ही अंदर ब्लीडिंग होने लगेगा, तो उसको हम लोग कैसे भी करके कंट्रोल करने का ट्राई करेंगे। अगर मुंह से खून आ रहा है तो उसको भी हम लोग कैसे भी करेंगे कि कंट्रोल हो जाए, उसको ट्राई करेंगे, उसके लिए वैसा हम लोग उसको फर्स्ट एड देंगे। एंड थर्ड, यूज स्ट्रेचर टू कैरी द विक्टिम। बताए थे यूज स्ट्रेचर, हमको कभी भी किसी को कहीं ले जाना है तो स्ट्रेचर का यूज करके ले जाएंगे। सिचुएशन के हिसाब से अगर हॉस्पिटल नज़दीक में रहेगा तो उसको आप उठा के भी ले जा सकते हैं, लेकिन अगर उसमें उसको दूर ले जाना है कहीं तो हम लोग स्ट्रेचर के वजह से स्ट्रेचर के हेल्प से ही ले जाएंगे। नेक्स्ट देखिए, ट्रीट द विक्टिम फॉर शॉक एंड स्प्लिंट एनी फ्रैक्चर्स एंड डिसलोकेशंस। आप लोग देखिए कि उसको कोई ये तो नहीं ना है, उसको कोई फ्रैक्चर वगैरह तो नहीं हो गया, जैसे कि उसके शरीर में जब गैस गया होगा, उसके शरीर में जब गैस गया होगा तो वो तो अनकॉन्शियस हो गया होगा, और अनकॉन्शियस हो जाएगा, बेहोश होगा तो वो गिरेगा। अगर गिरा है तो उस गिरते टाइम उसको कोई फ्रैक्चर तो नहीं हुआ है, कहीं चोट वोट तो नहीं लगा है, इसको भी हम लोगों को देख लेना होता है। तो ये आप लोग समझ गए। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है, ऐसे मतलब ट्रांसपोर्टेशन ऑफ विक्टिम, मूविंग द सीरियसली पर्सन इनटू मेडिकल फैसिलिटी रिक्वायर, मतलब कि ट्राई कीजिए कि जल्दी से जल्दी उसको मेडिकल फैसिलिटी मिल जाए, उसको मेडिकल के हॉस्पिटल ले जाने का तैयारी कीजिए, जल्द से जल्द उसको जितना जल्द हॉस्पिटल पर ले जाने का तैयारी कर सकते हैं आप कीजिए। कॉल एंड एम्बुलेंस, अगर एम्बुलेंस को आप कॉल कर सकते हैं तो एम्बुलेंस को भी कॉल कर लीजिए, और एम्बुलेंस आ जाता है जल्दी तो और आसान हो जाएगा, एम्बुलेंस में चला जाएगा। रूली आउट एग्जामिन द विक्टिम, डिटरमाइन फुल एक्सटेंट ऑफ द इंजरी, देख लीजिए कि उसको कितना इंजरी हुआ है, वो किस स्थिति में है, सांस आ रहा है नहीं आ रहा है, या फिर धीरे सांस आ रहा है, सब पहले एग्जामिन कर लीजिए, देख लीजिए। नेक्स्ट था कि ऑल ब्लीडिंग अंडर कंट्रोल एंड ब्रीदिंग शुड बी सेटिस्फैक्ट्री। ऑल ब्लीडिंग, अगर उसको अंदर से ब्लीडिंग हो रहा है कहीं, या फिर उसको मुंह से खून आ रहा है तो आप उसको कंट्रोल करें। नेक्स्ट है कि यूज स्ट्रेचर टू कैरी विक्टिम, अगर विक्टिम को कहीं भी ले जाना है, जहाँ की हॉस्पिटल ले जाने के लिए आपको उसका हेल्प लेना है स्ट्रेचर का, अगर कहीं दूर ले जाना है हॉस्पिटल तो आपको ऐसा नहीं करना है कि ऐसे ही लेके चल दिए, डायरेक्ट गाड़ी में बैठाएं और गाड़ी में लेके चल दिए, नहीं, उसको स्ट्रेचर पे सुलाना है पहले, तब उसको लेके जाना है, इन केस अगर हॉस्पिटल में ये होता है तो, दूर होता है तो। नेक्स्ट आइए, एक्सीडेंट मैनेजमेंट एंड सेफ्टी मैनेजमेंट। एक्सीडेंट का हम लोग कैसे मैनेजमेंट करें, एक्सीडेंट को हम लोग मैनेज कैसे करें, ये है। अगर एक्सीडेंट हो जाता है कंपनी में तो उसको हम लोग क्या करें कि जिससे उसको मैनेज कर लें, सिचुएशन को कंट्रोल कर लें। मैनेजमेंट सेफ्टी पॉलिसी एंड ऑर्गेनाइजेशन, जो कंपनी का सेफ्टी पॉलिसी है, मतलब कि हर एक कंपनी का कुछ कुछ पॉलिसी होता है, सेफ्टी पॉलिसी होता है कि ऐसा सिचुएशन आएगा तो उस टाइम पे आपको क्या 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 करना है, ऐसा सिचुएशन आएगा तो उस टाइम पे क्या करना है, मतलब कि नियम होता है कंपनी का कुछ, कि किस सिचुएशन में आपको क्या करना है। एक्सीडेंट हुआ तो आप कहाँ तक उसको ये कर सकते हैं, उसको फर्स्ट एड दे सकते हैं, किस हद तक उसको मदद कर सकते हैं, उसका कुछ लिमिटेशंस है, और कंपनी में कुछ नियम है, उस नियम के अनुसार आपको काम करना है। फर्स्ट एड फैसिलिटीज़, उसको फर्स्ट एड देना है आपको, फर्स्ट एड समझते ही हैं, उपचार करना है। ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ पेशेंट टू हॉस्पिटल, ट्रांसपोर्ट करना है उसको हॉस्पिटल में, उसको जल्दी से जल्दी हॉस्पिटल भेजने का ट्राई करना है। फाइनेंशियल ऐड का मतलब देखिए, ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है इसमें, मतलब इसमें ये इंपॉर्टेंट है। फाइनेंशियल ऐड का मतलब आपको उस टाइम में ये नहीं देखना है कि ये हो, फाइनेंशियल का मतलब समझते हैं पैसे वैसे का, मतलब आपको उस टाइम ये नहीं देखना है कि पैसा कैसे आएगा। अगर उसका एक्सीडेंट हो गया है तो आप
कंपनी का इंतजार मत कीजिएगा कि कंपनी आएगी पैसे देगी तो हम इलाज कराएंगे। आप उस टाइम अपने पॉकेट से भी खर्चा करके उसको इलाज कर सकते हैं, बाद में आपको वो पैसे रिफंड हो जाते हैं, आपको फिर से पैसे मिल जाते हैं। इसलिए आपको ये नहीं करना है, पैसे के वजह से ऐसा नहीं करना है कि अगर पैसे नहीं है तो आप उसको ये नहीं करेंगे, हॉस्पिटल नहीं ले जाएँगे, आपको उसको हॉस्पिटल ज़रूर ले जाना है। नेक्स्ट देखिए, रिपोर्टिंग टू अथॉरिटीज़, रिकॉर्ड कीपिंग इंश्योरेंस। रिपोर्ट कीजिए अपने अथॉरिटी को, आपसे जो सीनियर है, सेफ्टी का हेड है या फिर जो वो है ऑर्गेनाइजेशन का हेड है, कंपनी का हेड है, उसको आपको रिपोर्ट करना है, बता देना है। इन्वेस्टिगेशन एंड फ़ॉलो अप, इन्वेस्टिगेशन करना है, क्या हुआ, कैसे हुआ, फ़ॉलो करना है कि क्या हुआ, कैसे हुआ, आपको इन्वेस्टिगेशन होता है। इन्वेस्टिगेशन करेंगे कि कैसे एक्सीडेंट हुआ, कहाँ से गिरा, या फिर अगर इलेक्ट्रिक शॉक लग गया तो कैसे इलेक्ट्रिक शॉक लगा। नेक्स्ट है आपका लेसन्स फॉर फ्यूचर। लेसन फॉर फ्यूचर ये हम आप लोगों को एक बार बता चुके हैं कि फ्यूचर के लिए उसको लेसन्स लेना है। अगर कोई एक्सीडेंट होता है उसमें हम लोग क्या-क्या गलती किए हैं, या फिर एक्सीडेंट होता है तो हमको क्या गलतियाँ नहीं करनी है, ये आपको उससे सीख लेना है कि आगे एक्सीडेंट होगा तो हम लोगों को क्या-क्या गलतियाँ नहीं करना है। फ्यूचर के लिए आपको उस एक्सीडेंट से सीख लेना है कि हमको एक्सीडेंट को कैसे डील करना है। आपको एक्सपीरियंस भी हो जाएगा, अगर 1-2 एक्सीडेंट आप डील कर लेते हैं एक्सीडेंट से, आप उसको अच्छे से फर्स्ट एड दे देते हैं और वो ज़िंदा बच जाता है, तो आपको ऐसे ही एक्सपीरियंस हो जाएगा कुछ कि कैसे डील करना है अगर कोई एक्सीडेंट हो जाता है तो। और उससे लेसन लेना है आपको कि क्या-क्या करेंगे एक्सीडेंट होगा तो, अगर फ्यूचर में एक्सीडेंट हो गया तो हम क्या-क्या करेंगे। अब देखिए, मोटिवेशंस फॉर सेफ्टी प्रिकॉशंस, मतलब कि मोटिवेशन फॉर सेफ्टी प्रिकॉशन, इसका मतलब क्या होता है कि वर्कर जितना भी है वहाँ पे, मतलब अगर कहीं पे एक्सीडेंट होता है तो आप लोग देखते हैं कि 2-3 दिन के लिए बहुत माहौल ऐसा हो जाता है कि वर्कर लोग सब डरे रहते हैं कि एक्सीडेंट हो गया, ये वो बहुत बातें चलती है, माहौल एकदम ये रहता है, सब काम वाम पे भी नहीं जाते हैं वर्कर। तो उसके लिए हमको क्या करना है कि उसको मोटिवेट करना है, वर्कर जितना है सबको, जैसे आप सुबह में टीबीटी देते हैं ना, समझाते हैं कि क्या काम है आज का, कैसा काम करना है, तो उसके लिए आपको क्या करना है कि सबको जुटा के और आपको मोटिवेट करना है कि एक्सीडेंट हुआ है, किस कारण से हुआ है, और आप लोग अगर चाहते हैं कि आप लोगों का एक्सीडेंट ना हो तो आप लोगों को क्या-क्या प्रिकॉशन लेना है, एक्सीडेंट से बचने के लिए क्या-क्या उपाय करने हैं, ये आपको उसको बताना होगा। और देखिए, सेफ्टी, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट एंड सेफ्टी, मतलब ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट का, मानव संसाधन का आपको डेवलपमेंट करना है कि जो भी अगर एक्सीडेंट हुआ होगा तो कोई ना कोई प्रॉब्लम की वजह से ही हुआ होगा, कोई ना कोई कारण होगा एक्सीडेंट होने का, और वो कारण मानव के द्वारा ही किया हुआ गलती होगा। मानव संसाधन जितना भी है कंपनी में, उस सबको आपको सही करवाना है, ठीक करवाना है कि दोबारा एक्सीडेंट ना हो। सेफ्टी ऑडिट फॉर इंजीनियरिंग, डिजाइनिंग, टेस्टिंग, इरेक्शन, ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस। सेफ्टी ऑडिट क्या होता है आप लोग समझते हैं, आगे चल के एक टॉपिक भी आपको पढ़ने को मिलेगा सेफ्टी ऑडिट। तब तक हम आपको बता देते हैं क्या होता है थोड़ा थोड़ा। सेफ्टी ऑडिट क्या होता है कि जैसे आप सेफ्टी ऑफिसर हैं मान लीजिए, तो आप एक्सीडेंट हो जाता है फैक्ट्री में, आपका चेक इन होता है कि मतलब आप क्या कर रहे थे उस टाइम, कैसे एक्सीडेंट हो गया, आपसे रिपोर्ट लिया जाता है। तो आपसे चेक किया जाएगा कि आपने उस पे टीबीटी दिया है कि नहीं दिया है, आपके डॉक्यूमेंट पे साइन है या नहीं साइन है। तो मतलब जो सेफ्टी ऑफिसर का चेक इन किया जाता है ना, तो उसको हम लोग सेफ्टी ऑडिट बोलते हैं। जब हम लोग सेफ्टी ऑफिसर का चेक इन करते हैं कि किस कारण से एक्सीडेंट हुआ, आपका डॉक्यूमेंट सब है, सही है कि नहीं है, आप उसका साइन लिए हैं कि नहीं लिए हैं, आप उसको टीबीटी दिए हैं कि नहीं दिए हैं, तो इसका चेक इन करना होता है। और अगर हम लोग चेक इन करते हैं, ये अगर सेफ्टी ऑफिसर का चेक इन होता है, मतलब आपसे जो सीनियर ऑफिसर हैं वो करेंगे, अगर सेफ्टी ऑफिसर का चेक इन होता है तो उसको हम लोग सेफ्टी ऑडिट बोलते हैं। नेक्स्ट क्या है, वर्कर कॉम्पनसेशंस, मतलब वर्कर के साथ भी थोड़ा ये करना है, कोलैबोरेट करना है कि ठीक हो जाइए, ठीक हो जाएगा सब, हो गया एक्सीडेंट तो कोई बात नहीं, उन लोगों को थोड़ा समझाना है कि अच्छा से काम कीजिए। अगर वो अच्छा से काम किया रहता, अगर वो सेफ्टी बेल्ट पहना रहता, या फिर अगर वो अच्छा से हेलमेट लगाया होता, तो उसका आज से एक्सीडेंट नहीं होता। तो इसलिए आपको उसको समझाना है कि आपको भी फॉलो करना है सब रूल एंड रेगुलेशन, ताकि आपका ये ना हो, एक्सीडेंट ना हो। अब देखिए,
फॉलो ऑफ सेफ्टी एक्ट, सेफ्टी रूल्स। सेफ्टी रूल और सेफ्टी एक्ट फॉलो करने के लिए उनको बोलना है कि जैसे सेफ्टी का नियम होता है ना कि बेल्ट पहनिए, सेफ्टी शूज पहनिए, गूगल्स पहनिए, इसके लिए वो आपको उसको समझाना है, वर्कर को समझाना है। नेक्स्ट है केयरफुल एनालिसिस ऑफ हजार्डियस एक्ट एंड देयर इलिमिनेशन इन टोटली। हजार्डियस एक्ट, खतरा क्या क्या है कंपनी में और खतरा होने वाला काम क्या क्या हुआ है। मतलब कि अगर कोई काम गलत तरीके से हो गया है तो जिससे कुछ खतरा हो सकता है तो वो सब आपको चेक करना है। और चेक करके आपको सिर्फ चेक ही नहीं करना है, उसको सुधार भी करवाना है, उसको बनवाना भी है। ये हो गया आप लोगों का, ये टॉपिक आप लोग का कंप्लीट हो गया। आज फर्स्ट एड का टॉपिक आप लोग का कंप्लीट हो गया। आप लोगों को नोट्स बोलिएगा तो हम दे देंगे, बताइएगा बस। ये वो है, उस दिन हम एक्सीडेंट जो आप लोग को पढ़ाए थे तो उसमें भी थोड़ा सा बचा रह गया था, ये भी हम आप लोग को पढ़ा देंगे, लेकिन अभी तो समय हो गया है इसलिए हम आप लोग को ये कर देते हैं, थोड़ा सा ये बता देते हैं स्टार्टिंग से कि क्या होता है कैसे होता है, आपको पूरा समझाए थे। फर्स्ट एड सीपीआर। सीपीआर क्या होता है, जब हम लोग उसको कार्डियक मसाज देते हैं ऐसे चेस्ट पे उस लोग उसका दबाते हैं ताकि उसका सांस वापस आ जाए। ये है कि उसको कैसे देना है, विक्टिम को सुलाना है समतल सरफेस पे और उसको माउथ टू माउथ ब्रेथ देना है। अगर उसकी सांसें चल रही हैं तो उसको माउथ टू माउथ रेस्पिरेशन देना है। अगर उसकी सांसें नहीं चल रही है तो उसको कार्डियक मसाज देना है, उसके चेस्ट पे प्रेस करना है। ये सब हो गया था। इलेक्ट्रिक शॉक, अगर किसी को इलेक्ट्रिक शॉक लग जाता है तो हमें क्या करना है। तो इलेक्ट्रिक शॉक में मतलब कि आपको पता ही है कि क्या होता है, लंग्स उसका काम करना बंद कर देता है और उसको हमें कभी भी पानी नहीं देना है। उसको हम लोगों को ऐसा ट्राई करना है कि वो ये हो जाए, उसको ऐसा फर्स्ट एड देना है कि वो फिर से रिकवर कर ले। और उसको कभी भी भूल के भी उसको हम लोगों को पानी नहीं देना है। और उसको ब्लड को जो होता है कि ये हो रहा है, ब्लड निकल रहा है, इंटरनल ब्लीडिंग हो रहा है या फिर मुंह से खून आ रहा है, तो उसको हम लोगों को ये करना है, उसको फर्स्ट एड देना है ताकि वो सब बंद हो जाए। एंड अपॉन द मसल रिस्पॉन्सिबल फॉर ब्लीडिंग इलेक्ट्रिक शॉक अनकॉन्शियस हार्ट बीटिंग। तो वो अनकॉन्शियस हो जाता है या फिर हार्ट बीटिंग उसका रुक जाता है तो हम लोग कैसे उसको ये करेंगे, वो होता है द फर्स्ट एड एक्शन आफ्टर इलेक्ट्रिक शॉक। इलेक्ट्रिक शॉक लगेगा तो क्या उसका फर्स्ट एड होगा, यही था अभी। if breathing is has stopped, try to restore the artificial respiration। मतलब आर्टिफिशियल रिस्पिरेशन देंगे उसको, या फिर अवॉइड मूवमेंट, उसका मूवमेंट नहीं होने देंगे, घूमने नहीं देंगे, हिलने डुलने नहीं देंगे। यही सब है। आप लोग अगर बोलिएगा तो हम एक बार और रिवाइज करा देंगे। वो एक्सीडेंट वाला भी टॉपिक था और ये भी टॉपिक है। अगर आप लोगों को कोई प्रॉब्लम होगा या फिर नहीं समझ आया होगा अच्छा से, या फिर कोई भी प्रॉब्लम होगा, या फिर ऐसे भी हम आप लोग को एक बार रिवीजन करा देंगे। ये सब ज़रूरी भी, अब बड़ा टॉपिक है, पूरा समय उतना नहीं है कि फिर से हम ये कर सकें, नहीं तो कर देते हैं। और कल हम आप लोगों को रिवीजन करा देंगे। नेक्स्ट क्लास मेरा जब भी होगा तो आप लोग को हम रिवीजन करा देंगे। बोलिएगा तुम, आप लोग बताइएगा, अगर रिवीजन करना होगा तो आप लोग को वो एक्सीडेंट वाले टॉपिक को भी फिर से पढ़ा देंगे और ये वाला टॉपिक को भी हम फिर से पढ़ा देंगे, दोनों रिवाइज हो जाएगा आपका। ठीक है स्टूडेंट्स, बेस्ट ऑफ लक।